बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज हम CS 302 की मिड टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम 50 MCQs करेंगे। सबसे पहला MCQs है टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग 1 टू वंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। जो नंबर है उसे उल्टा देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे, 1 कर देंगे 0, और इसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेकेंड MCQs है सम ऑफ वेट मेथड इज़ यूज्ड। जो हमारे पास सम ऑफ वेट मेथड है किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर। मतलब एक सिस्टम नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम सम ऑफ वेट मेथड्स को यूज़ करते हैं। तीसरा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ये जो ऊपर बार होती है या इन्वर्स करते हैं हम। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज़ ऑलवेज द इन्वर्स ऑफ द वेरिएबल्स, ये करेक्ट आंसर है। जो कोई भी नंबर है, हम ये लिखा हुआ है ए इन्वर्स, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये इन्वर्स लेने के बाद उसको 1 कर देगा, इन्वर्स कर देता है, जो भी गिवन होता है उसको उल्टा देता है। 4 पे आता है द डिफरेंस ऑफ 111 माइनस 001 इक्वल्स टू। बाइनरी में हम माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम 1 लिख दिया माइनस 001, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 0 करेंगे तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, उसी तरह हम 1 1 लिख देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर करेक्ट है। 5 पे आता है हमारे पास द अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैन ओनली रिप्रेजेंट पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स। कोई भी बाइनरी नंबर हो जिसके साथ कोई साइन ना लगा हो, सिंपली ये देखो 1010 लिखा हो तो हम उससे साइन नहीं लगा हुआ तो हम उससे पॉजिटिव लेंगे, ये ट्रू है। जब भी हमें मैथ्स में पहले भी बताया गया है कि अगर कोई नंबर लिखा हो उसके साथ कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव साइन है। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल स्टेट्स दैट इफ वन इनपुट ऑफ एन एंड गेट इज ऑलवेज 1 द आउटपुट इज इक्वल टू द अदर इनपुट। हमें आसान अल्फाज में बता रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जिसमें अगर हम इन दोनों में से एक भी 1 डाल दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो दूसरे वाले का मतलब ए के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 1 होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 0 0 होगा तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है, और जितने भी MCQs हैं ये सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, वेरीफाइड हैं, तो आप इसको बिना टेंशन के याद कर सकते हैं। 7 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम का कौन सा ये ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 1001 ABCD, और ये जो हमारा करेक्ट आंसर वह है DEFH, क्योंकि हमारे पास जो रेंज होती है वो ये देखिए, ये रेंज होती है हमारे पास F तक। पेज नंबर 27 है, आप खुद भी देख सकते हैं, F तक रेंज होती है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें H लिखा हुआ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का कौन सा जो रूल है वो वैलिड नहीं है। तो ये रूल्स हैं, आप पेज नंबर 73 पे देख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा का रूल नहीं है। A+1 इज इक्वल टू 1, ये सारे रूल्स हैं, 12 रूल्स हैं, आपने लाजमी याद करने हैं क्योंकि इसमें से कोई भी रूल आ सकता है तो उसके मुताबिक आपको फिर आंसर देना पड़ेगा। 9 पे आता है द बाइनरी वैल्यू 10101110 इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जितने भी नंबर हैं इन सब को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ उनको पावर देना शुरू करेंगे, 0 1 2 इस तरह पावर देंगे तो हमारे पास 86 आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि वाकई यही आंसर है या नहीं। MCQs 10 है इन द बाइनरी नंबर 10011 द वेट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसका वेट क्या होगा, तो हम ये देखेंगे हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। तो जो हम पावर सिस्टम देना 2 की पावर देना शुरू करते हैं वो हम 0 से देना शुरू करते हैं, तो इसको देंगे 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अगला MCQ है 11 टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर B70A इज। इसको आपने जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं तकरीबन 5 लेक्चर्स उनको अच्छे से करना है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में करेंगे, उसके बाद जो है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दोबारा से हेक्साडेसिमल में करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम यहाँ पे अगर उसका एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 101, और यहाँ पे हम एक और 1 लगाएंगे क्योंकि हम
पॉजिटिव नंबर को ले रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास 101 आया है इसको कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे नंबर में, मतलब इन्वर्स लेंगे। तो ये क्या कर देगा, 0 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है 13। दी 4-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7 इज 1001। ये भी पूरा प्रूव है कि इसका आंसर 1001 है। पेज नंबर 27 और 34 पे 2 टेबल्स बने हुए हैं, वो आपने लाजमी याद करने में, आपको उसका प्रूफ भी चेक करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है -7 का 2's कॉम्प्लीमेंट 1001। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसको एक दफ़ा याद कर लेना है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट MCQs है 14। द वैल्यूज दैट एक्सीड दिस स्पेसिफाइड रेंज, मतलब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए जो वैल्यू, कांट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर्ड एज ओवरफ्लो। इसका भी प्रूफ मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए लेक्चर 3 का है। द वैल्यूज दैट एक्सीड द स्पेसिफाइड रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर्ड एज ओवरफ्लो, मतलब कोई भी वैल्यू जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो उसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। If we multiply 723 by 34 by representing them in floating point, floating point ये आपने जहन में रखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, floating point notation by first converting them in floating point representation and then multiplying them the value of mantissa of result will be। तो इसका आंसर होगा 24.582। ये इसका मैं आपको प्रूफ भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए 723 मल्टीप्लाई बाय 34, तो इसका जो हमारे पास मेंटीसा आ रहा है वो है 24.582। अच्छा, इसका एक्सपोनेंट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका एक्सपोनेंट है 4। ये भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। अगला MCQs है द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c विल बी लॉजिक डैश व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, द सिंबल प्लस हैव रिप्रेजेंट्स ऑर गेट। ये आपने अगर लेक्चर्स नहीं किए हुए तो आपको मस्त करने चाहिए। प्लस गेट, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ये कौन सा करता है, और गेट इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये और गेट का सिंबल है जिसकी 3 इनपुट्स हैं 0 1 1, यहाँ से मैंने लेकर दी है 0 1 1। तो और गेट का हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन होती है वो क्या होती है, अगर इनपुट में से एक भी 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 1 आती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 1, यानी कि लॉजिक हाई आएगा। 1 का मतलब होता है लॉजिक हाई, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। MCQ 17 में हमसे पूछा जा रहा है इफ़ वी ऐड 723 एंड 134 बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन by first converting them in floating point representation and then adding them the value exponent। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं। पहले हमने जो एक MCQs किया है उसमें हमसे पूछा जा रहा था मेंटीसा क्या है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है 2। इसका प्रूफ भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये इसका प्रूफ है 723 प्लस 134, तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा है 2 और इसका मेंटीसा होगा 8.57। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेनी है ताकि अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करके पूछे तो हमें आंसर आता हो। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 2 है और ये पेज नंबर 26 पे है। नेक्स्ट 18 MCQs है, इसको भी अच्छे से समझना है। इन ANSI IEEE स्टैंडर्ड 754 मेंटीसा इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश बिट्स। मेंटीसा ये लाजमी याद रखना है कि मेंटीसा 23 बिट्स का होगा और अगर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट पूछा जा रहा है वो 32 बिट्स का होगा। इसी MCQs को अगर हम दोबारा कह दें, मतलब ये 2 MCQs बन रहे हों, तो जो मेंटीसा होगा वो 23 बिट्स का होगा और जो फ्लोटिंग पॉइंट होगा वो 32 बिट्स का होगा। अगला MCQ नंबर 19 है ABCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर हैज़ 4 इनपुट्स एंड 7 आउटपुट्स। ये भी कंफर्म है, आपने इसे बिला झिझक याद कर लेना है। MCQ नंबर 20 है द डेसिमल 8 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश यूजिंग ग्रे कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1100। 8 का डेसिमल जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रे कोड में वो है 1100। ये पेज नंबर और मैंने इसका टेबल नंबर भी लिख दिया, आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। 21 है अ NAND गेट्स आउटपुट इज लो इफ NAND गेट कौन सा होता है, एंड गेट और इसके आगे एक नॉट लगाओ।
तो बन जाता है नैंड गेट। नैंड गेट की आउटपुट लो आएगी, यानी कि 0 आएगी। कब 0 आएगी? ऑल इनपुट्स आर हाई। हाई का मतलब 1, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारे पास ये देखिए 1 1, ये दोनों हाई है ना इनपुट्स, तो एंड गेट क्या करेगा? आंसर 1 देगा, लेकिन आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर देगा 0 में। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है लो कब आएगा? जब सारी इनपुट्स हमारे पास हाई हों। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एंड, और एंड नॉट गेट। तो कह रहे हैं कि ये नॉर गेट जो है ये तीनों गेट्स का काम करेगा, लेकिन ये नॉर गेट यूनिवर्सल गेट तो नहीं है, तो लिहाजा ये फॉल्स हो गया। जो यूनिवर्सल गेट है आपको ये लाजमी देखने चाहिए, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं। तो अगर ये यूनिवर्सल गेट हुआ तो ये इसको परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल गेट नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अगला है नॉर गेट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग। नॉर गेट होता क्या है? ये देखिए, ये लगा हुआ है आर गेट और इसके आगे लगा दिया बबल यानी कि नॉट गेट, तो ये बन गया नॉर गेट। तो सबसे पहले क्या होगा? आर गेट लगा होगा और उसके बाद नॉट गेट लगा होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर गेट एंड देन नॉट गेट। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिक डैश फंक्शन। एंड गेट जिसका सिंबल होता है ये वाला, एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है, ए डॉट बी। ये क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। एंड गेट मल्टीप्लीकेशन करता है, और गेट प्लस करता है, और नॉट गेट इनवर्स ले लेता है या कन्वर्ट कर देता है। अगला एमसीक्यूज है 25, दी एक्सटेंडेड एस्की कोड। एस्की कोड ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि स्टैंड्स फॉर, एस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, या हाँ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्विज है और ये एक और बना हुआ क्विज। तो यहाँ से पूछ रहे हैं इज अ डैश कोड, मतलब जो एक्सटेंडेड एस्की कोड है ये कितने बिट का होता है? तो वो होता है 8 बिट का। एक्सटेंडेड एस्की कोड ये होता है 8 बिट का, और जो सिंपल होता है ना एस्की कोड ये होता है 7 बिट का। ये मैंने अलग से लिख दिया, आपने इसको भी याद कर लें, ये 2 एमसीक्यूज बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द ऑर गेट परफॉर्म्स बुलियन एडिशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो ऑर गेट होता है वो क्या करता है? एडिशन कर देता है। ये ऑर गेट का सिंबल होता है और ये प्लस कर देता है, ए प्लस बी, एडिशन कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज 1। एंड गेट की आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर 1। यहाँ पे जितने भी इनपुट्स होंगी 1 होंगी, तो एंड गेट की आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ नॉर गेट आउटपुट इज हाई इफ, मतलब हाई 1 आएगी नॉर गेट की आउटपुट इफ ऑल इनपुट्स आर लो। कैसे? ये हमारे पास और गेट है, आगे बबल लगा दिया तो ये बन गया नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा हाई यानी कि 1 आएगा। कैसे आएगा? ऑल इनपुट्स आर लो, सारी इनपुट 0 होंगी, तो ये 0 0 और गेट प्लस कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, लेकिन आगे लगा हुआ है नॉट गेट। नॉट गेट 0 को 1 कर देगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ऑल इनपुट्स आर लो, लो यानी कि 0। अगला है, वन एडवांटेज TTL हैज़ ओवर CMOS इज दैट TTL इज नॉट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज। उसके बाद आता है एमसीक्यूज नंबर 30, फैन आउट इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ यूनिट लोड। ये लेक्चर नंबर 7 में और ये कंफर्म किया गया है कि इसका आंसर यूनिट लोड है। फैन आउट इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ यूनिट लोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जनरली दी पावर डेसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड लाजमी देखना है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी ऑपरेशन। तो इसका आंसर है TTL डिवाइसेस। जितनी भी TTL डिवाइसेस होती हैं उनकी जो पावर डेसिपेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। अगला एमसीक्यूज है, विच वन इज ट्रू? पावर कंजम्पशन ऑफ TTL इज हायर देन ऑफ CMOS। CMOS की निस्बत से जो TTL डिवाइसेस की पावर कंजम्पशन होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं CMOS की 5 वोल्ट वाली जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हें यूज़ करें। अगला है 3.3 वोल्ट CMOS सीरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश एंड डैश एज कंपेयर टू द 5 वोल्ट CMOS सीरीज, फास्ट स्विचिंग स्पीड एंड वेरी लो पावर डेसिपेशन। ये भी आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो आपको मस्ट लेने चाहिए, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे।
इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी। और एक और बात इंपॉर्टेंट, जो अभी हमारे मिड टर्म के पेपर हो रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्विज़ है। 22 मार्क्स के हमारे पास क्विज़ होंगे और टोटल पेपर 30 मार्क्स का होगा। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा अगर MCQs पे फोकस करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हम गेट कर सकते हैं। MCQ नंबर 34 है 8-bit parallel data can be converted into serial data by using 8-to-1 multiplexer. नेक्स्ट है अ लॉजिक सर्किट विद एन आउटपुट x इज इक्वल टू a बार बी सी प्लस ए बी बार, ये बार मतलब इसके ऊपर बार है, कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए बार बी सी, मतलब ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है ए बी बार। तो इसमें हमें हमसे पूछ जा रहा है कि कौन कौन से गेट इस्तेमाल किए गए हैं। ये मल्टीप्लाई वाला है एक गेट और ये दूसरा गेट, मतलब दो एंड गेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक प्लस हो रहा है, तो मतलब एक और गेट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये MCQ नंबर सी करेक्ट है। 2 एंड गेट्स 1 और गेट और 2 इन्वर्टर। 2 इन्वर्टर मतलब ये जो ए के ऊपर बार लगी हुई है, ये बी के ऊपर बार लगी हुई है, तो ये 2 इन्वर्टर्स हैं यानी कि नॉट गेट हैं। अगला 36 MCQ इज द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी बार सी डी बार इज आ प्रोडक्ट टर्म। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट टर्म है। अगला MCQ है द बुलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी रिप्रेजेंट, ये एंड गेट को कर रहा है, ये भी एंड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन करता है एंड गेट, दो एंड गेट हो गए और ये एक प्लस कर रहा है यानी कि और गेट, 2 एंड गेट्स एंड 1 और गेट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है द एक्सप्रेशन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका प्रूफ मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये 3 लॉज हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये तीनों अक्सर आ जाया करते हैं पेपर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और मल्टीप्लिकेशन का ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। इसी तरह बाकी दोनों में आपको चेक करवा देती हूँ ताकि अगर वो भी आ जाएँ तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। एसोसिएटिव लॉ कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन का होगा इसी तरह ब्रैकेट होगी लेकिन प्लस की जगह हमारे पास डॉट आ जाएगा। तीसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी आगे क्वेश्चन में आया हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी यानी कि इसमें मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ हो रहे हैं, इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लिहाजा हमारा जो सी पॉइंट है ये ठीक है। टू इम्प्लीमेंट दी एक्सप्रेशन ए बी बार सी डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार, इट टेक्स 1 और गेट एंड, एक और गेट है इसमें, 3 एंड गेट्स एंड 3 इन्वर्टर। तो यहाँ पे ये 1 और गेट नहीं ले रहा है, ये 2 और गेट ले रहा है, 2 और गेट ले रहा है। और 3 एंड गेट क्यों ले रहा है, 1 2 और 3, 3 एक्सप्रेशन हैं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो 3 एंड गेट हो गया हमारे पास। और 3 इन्वर्टर क्यों ले रहा है, ये बी के ऊपर बार है, एक इन्वर्टर हो गया, ये सी के ऊपर बार है, दूसरा इन्वर्टर हो गया, ये डी के ऊपर बार है तो तीसरा इन्वर्टर, इनके 3 नॉट गेट हो गए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वह 3 एंड गेट्स एंड 3 इन्वर्टर्स। अगला है दी बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी बार प्लस सी इज सम टर्म। पहले प्रोडक्ट टर्म का एक क्वेश्चन आ चुका है, अभी अब सम टर्म का आ गया तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। ये नेक्स्ट MCQ है द मिन टर्म एक्सपेंशन फॉर एफ ए बी सी इज इक्वल टू, ये सारी आपने एक्सप्रेशन आगे पढ़ लेनी है, मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर है एफ ए बी सी इज इक्वल टू पाई एम 0356। ये मैंने कंफर्म नहीं किया, ये आप खुद कर लीजिएगा प्लीज़ हिमसेल्फ, ताकि आप पेपर में अच्छे से आंसर लगा सकें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा कि इसका वाकई यही करेक्ट आंसर है या कोई और है। अगला है 42 ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा मतलब क्विज़ में भी रिपीट हो चुका है और पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है ए प्लस बी सी। अगला है 43 ए बार बी प्लस ए बार सी, ए बार बी सी बार, मतलब ए के ऊपर भी बार है सी के ऊपर भी बार है, प्लस ए सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और इन सब को आपस में प्लस किया गया तो हम इसे कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आगे 44 पे है एन एग्जाम्पल ऑफ SOP, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज, ये सारे आपस में पहले प्रोडक्ट हो रहे हैं फिर इसके बाद आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारी है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
MCQs 45 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D दैट मेक्स द सम टर्म। ये पेज नंबर 86 पे है। सम टर्म भी और प्रोडक्ट टर्म भी, ये दोनों आपने कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। A बार प्लस बी सी, बी प्लस सी बार प्लस डी इक्वल टू 0। ए हमारे पास होगा 1 के बराबर, बी इक्वल टू 0 होगा, सी इक्वल टू 1 होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 1 0 1 0। तो ये हमारे पास हो जाएगी सम टर्म। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, दी बाइनरी वैल्यूज ऑफ 1 0 1 0 इज कन्वर्टेड टू दी प्रोडक्ट टर्म ए बार बी सी बार डी। तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होती है उसका जो इन्वर्स होता है वो 1 के बराबर होता है। प्रोडक्ट टर्म हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये हमेशा ठीक नहीं हो सकता कि अगर वैल्यू जो है हमें कन्वर्ट करनी हो प्रोडक्ट टर्म में तो इसका आंसर हमारे पास वही आएगा, लिहाजा ये फॉल्स है। इसका प्रूफ भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये पेज नंबर 86 पे है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। यही हमारे पास गिवन है कि जो आंसर होगा एंड पे हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, और ये ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0। जिस चीज़ पे बार होगी वो हमारे पास 0 के इक्वल होनी चाहिए। आगे एमसीक्यूज नंबर 47 है, दी रूल एंड एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल टू। ये हम क्विज पहले भी कर चुके हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी। पहले क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दी गई थी, हमने ये फाइंड आउट करना था। अब ये चीज़ दी गई है तो हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी ए प्लस सी। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। 48 पे है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज दी एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूफ के तौर पे चेक करवा चुकी हूँ। आगे आता है 49 पे, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम ए प्लस बी प्लस सी बार, इस सारे के ऊपर बार हो तो ये किसके बराबर होगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ये भी कंफर्म किया गया, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज आता है हमारे पास, हाई लेवल नॉइस मार्जिन VNH ऑफ CMOS 5 वोल्ट सीरीज सर्किट्स इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। ये पेज नंबर 65 पे, इसका प्रूफ भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट का नॉइस मार्जिन होगा, NH यानी कि नॉइस हाई होगा 0.9 वोल्ट, नॉइस लो होगा 1.17। इसी तरह 3.3 का होगा नॉइस हाई 0.4, लो होगा 0.4 वोल्ट। और 5 वोल्ट TTL का क्या होगा, हाई होगा 0.4 और लो होगा 0.4। ये सारे आपको इसलिए बताएं क्योंकि CMOS के अलावा TTL का भी पूछ सकते हैं या वोल्टेज चेंज करके भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।